हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लॉज ऑफ मोशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ रिपोज। तो पहले इसका हम लोग डेफिनेशन देखेंगे, फिर एक डेरिवेशन करेंगे और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको समझिए अच्छे से। तो एज पर डेफिनेशन एंगल ऑफ फ्रिक्शन को हम लोग डिफाइन करते हैं। एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज डिफाइंड एज द एंगल बिटवीन द नॉर्मल रिएक्शन force and the resultant force of normal reaction force and friction when एन ऑब्जेक्ट जस्ट बिगिन टू मूव। ये डेफिनेशन था एंगल ऑफ फ्रिक्शन का। अब एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है? एंगल ऑफ रिपोज इज डिफाइंड एज द मिनिमम एंगल ऑफ एन इंक्लाइंड प्लेन विच काउज एन ऑब्जेक्ट टू स्लाइड डाउन द प्लेन। अब देखिए, हम दो डायग्राम बनाते हैं तो आपको डेफिनेशन क्लियर होगा, समझ में आएगा। तो इसको हम अभी समझेंगे डायग्राम से। तो इधर हम एक पार्टीशन कर दे रहे हैं और एक साथ हम दोनों को कंपेयर करके समझा दे रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग एंगल ऑफ फ्रिक्शन का डायग्राम बनाएंगे। एक हॉरिजॉन्टल सरफेस लेते हैं हम लोग एंगल ऑफ फ्रिक्शन के लिए, और एक इंक्लाइन प्लेन लेते हैं हम लोग एंगल ऑफ रिपोज को डिफाइन करने के लिए। तो इधर हम लोग का इंक्लाइन प्लेन है। अब देखिए, हम लोग इधर क्या करते हैं, एक ब्लॉक ले लेते हैं हॉरिजॉन्टल सरफेस पर। तो अभी डायग्राम 1 और डायग्राम 2 दोनों में हम लोग प्ले दिखाएंगे फोर्स का डायरेक्शन। तो क्या होगा, नॉर्मल फोर्स इस पर ऊपर की तरफ लगेगा, और अगर हम लोग को एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं यहाँ पर, एक हम लोग एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे, और फ्रिक्शन का डायरेक्शन फिर हम लोग यहाँ पर देखेंगे। फ्रिक्शन यहाँ पर लगेगा इसके बेस में, अपोजिट ऑफ अप्लाइड फोर्स। तो हम लोग पैरेलली फ्रिक्शन को ऐसे दिखा सकते हैं कि डायरेक्शन फ्रिक्शन का हो जाएगा, यहाँ पर लगेगा। बट हम लोग उसको थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर दिए सो दैट कि आपको डेरिवेशन समझ में अच्छे से आएगा। ये नॉर्मल फोर्स का डायरेक्शन है, और ये अप्लाइड फोर्स एफ, हम लोग सपोज कोई फोर्स अननोन फोर्स अप्लाई किए। तो अब ये एफ का वैल्यू इतना ही लेना है कि जस्ट ये अब स्लाइड होना स्टार्ट हो जाएगा, मीन्स लिमिटिंग फ्रिक्शन एक्ट करना स्टार्ट करेगा। ये जो फ्रिक्शन एफ है, दैट शुड बी लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो इतना वैल्यू हम लोग को ये एफ का एग्जर्ट यहाँ पर करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा इस डायरेक्शन में। तो अब इस दोनों का नॉर्मल और फ्रिक्शन का रिजल्टेंट जो आएगा इस डायरेक्शन में आएगा। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता है ये एंगल होता है, इसको हम लोग सपोज थीटा बोल देते हैं। ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन हो जाएगा, और ये रिजल्टेंट फोर्स हो गया नॉर्मल का और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का। और एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है, यहाँ पर एक इंक्लाइन प्लेन लेते हैं हम लोग, और उसका कुछ इंक्लिनेशन हम लोग यहाँ पर सपोज अल्फा ले लिए, और यहाँ पर हम लोग एक ब्लॉक को प्लेस कर दिए इंक्लाइन प्लेन के ऊपर। अब ये अल्फा का वैल्यू इतना लेना है कि जस्ट ये ब्लॉक स्लाइड करने का टेंडेंसी में आ जाए नीचे की तरफ। तो नीचे की तरफ अगर ये स्लाइड करेगा तो फ्रिक्शन ऊपर की तरफ इसको अपोज करेगा, फ्रिक्शन इधर लगा, और इसका नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ लगेगा, हम लोग को पता है। और इसका वेट जो होता है वो वर्टिकली डाउनवर्ड mg लगता है। अब यहाँ पर हम लोग इसको दो कंपोनेंट में ब्रेक कर लेंगे, एक परपेंडिकुलर इंक्लाइंड का और एक अलोंग द इंक्लाइंड का। ये कंपोनेंट, ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल भी अल्फा होता है, और ये हम लोग का हो जाएगा mg कॉस अल्फा, और इधर हो जाएगा mg साइन अल्फा। तो वो हम लोग को एंगल ऑफ रिपोज में एंगल ऑफ इंक्लाइन का एक पार्टिकुलर वैल्यू लेना होता है जिस पर ये ब्लॉक जस्ट स्लाइड करने लगेगा। तो अब वो वैल्यू क्या होगा, हम लोग उसको पता करेंगे यहाँ पर, और इस डायग्राम में थीटा का वैल्यू पता करेंगे। ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन के लिए डायग्राम है, और ये दूसरा डायग्राम है एंगल ऑफ रिपोज के लिए। तो अब देखिए, यहाँ पर हम लोग इसको इजिली एक ट्रेंगल बना लेते हैं यहाँ पर। अब इस ट्रेंगल में हम लोग डायरेक्ट क्या लिखेंगे यहाँ पर, टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर ये वाला लेंथ है, तो ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, तो इसका पैरेलल ये जो हो जाएगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हो जाएगा। ये वाला लाइन पैरेलल लाइन, इसको हम लोग ऐसे दिखा सकते हैं। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को यहाँ पर पैरेलली हम लोग ले सकते हैं। ये एफ, और परपेंडिकुलर एफ हो गया, बेस हो गया इसका एन। अब हम लोग को पता है एफ का वैल्यू क्या होता है फॉर लिमिटिंग फ्रिक्शन, म्यू इंटू एन।
तो हम लोग यहाँ पुट कर लेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा टेन थीटा का वैल्यू म्यू एन डिवाइडेड बाय एन। तो टेन थीटा इक्वल टू आ गया म्यू, और यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं ये भी एक, आप यहाँ तक भी समझ सकते हैं। अगर आपको इन्वर्स क्लियर है तो आप लिख सकते हैं थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स म्यू। ये हो गया एंगल ऑफ फ्रिक्शन का वैल्यू, कितना एंगल होगा आपको इस फॉर्मूला से मिलेगा। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अगर हम लोग को गिवन है, तो टेन इनवर्स दैट वैल्यू फ्रिक्शन ऑफ कोफिशिएंट मिल जाएगा हम लोग को एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अब एंगल ऑफ रिपोज देखिए, इधर ये ब्लॉक इक्विलिब्रियम में है इस इंक्लाइन पर। अब जस्ट ये क्या होगा, स्लाइड करने का टेंडेंसी में है। इक्विलिब्रियम कंडीशन में इधर का जो फोर्स है, लिमिटिंग कंडीशन भी बोल सकते हैं इसको, लिमिटिंग केस में इधर एफ बैलेंस कर लेगा एम जी साइन अल्फा को। अब हम लोग को पता है एफ का वैल्यू कितना होता है ऑलवेज, म्यू एन लिमिटिंग केस में। सो एफ का वैल्यू कितना हो जाएगा म्यू, और एन का वैल्यू एम जी कॉस अल्फा। देख लीजिए यहाँ पर डायग्राम में एन का वैल्यू है एम जी कॉस अल्फा। तो यहाँ पर जो फोर्स आ रहा है फ्रिक्शन इस वाले डायग्राम में और इस दोनों डायग्राम में, वो लिमिटिंग फ्रिक्शन है, नॉट स्टैटिक, वो लिमिटिंग फ्रिक्शन जिसका वैल्यू होता है म्यू एन। तो अब हम लोग यहाँ पर पुट कर लेंगे इस एफ के प्लेस पर, यहाँ से म्यू एम जी कॉस अल्फा। तो ये म्यू एम जी कॉस अल्फा इक्वल टू एम जी साइन अल्फा। तो यहाँ से हम लोग को वैल्यू आ जाएगा, एम जी कैंसिल हो जाएगा, ये एम जी कैंसिल, म्यू कॉस अल्फा इक्वल टू साइन अल्फा। तो साइन और कॉस का रेशियो एक साथ कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर। तो साइन अल्फा बाय कॉस अल्फा दैट इज म्यू। तो यहाँ से हम लोग को आ गया टेन अल्फा इक्वल टू म्यू। सो अल्फा इक्वल टू टेन इनवर्स म्यू। इसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। तो ये था हम लोग का डेफिनेशन एंड डेरिवेशन। आई होप सबको समझ में आया होगा। तो आगे भी हम कौन से वीडियो अपलोड करते रहेंगे आप लोग के लिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।